आज यमुना में जितना पॉल्यूशन हो गया है, The Delhi's lifeline Yamuna, the white froth, is now back in the Yamuna River. क्या ये पानी पीने लायक बचा है? पीने के लायक तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। ये पानी ह्यूमन टच के लायक भी नहीं है। ये आपका पीने का पानी है। सिर्फ मलमूत्र और इंडस्ट्रियल वेस्ट बह रहा है इसके आगे और कुछ नहीं। बड़ा दुख होता है जब मैं दिल्ली में यमुना जी की ये हालत देखता हूँ। आज यमुना कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है दिल्ली में, और यमुना को ही साफ करने का काम करते हैं पंकज कुमार, जिनकी लाइफ बहुत ही अमेजिंग है बिकॉज एयर पॉल्यूशन पे अवेयरनेस फैलाई और अब यमुना पे अपना अवेयरनेस फैलाते हैं वीडियोस के थ्रू, बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि यमुना को साफ करने का आइडिया उनको आया कहाँ से, क्या हम यमुना को साफ करें तो क्या सच में ये यमुना साफ हो पाएगी, और अगर वो दिल्ली के सीएम होते तो ऐसे क्या स्टेप्स लेते कि यमुना को जल्दी साफ किया जा सके। अगर छठ या त्यौहार जो हम नदियों पे मना रहे नहीं होती तो हम नदी को याद भी नहीं करते। कोई भी दुनिया की ऐसी एजेंसी नहीं है जो कहेगी कि नदी से सीधे आप पानी पी लीजिए। सॉलिड वेस्ट तो है ही नहीं यमुना में, तो मशीन क्यों उतारे हुए? बेवकूफ़ी, टाइम वेस्ट। कभी यमुना को साफ कर पाएंगे? नहीं होने वाली साहब। क्या हमें दिल्ली छोड़ देना चाहिए? तो चलिए पंकज कुमार जी का स्वागत करते हैं। पंकज भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आज यमुना में जितना पॉल्यूशन हो गया है, मतलब क्या ये पानी पीने लायक बचा है? पीने के लायक तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। ये पानी ह्यूमन टच के लायक भी नहीं है। इवन ह्यूमन आप हटा दीजिए, इसको अगर आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी यूज़ करते तो वो भी नुकसानदेह है। अब देखिए, अगर आप पैरामीटर्स देखेंगे अगर यमुना जी का, तो इनमें जो है बीओडी बहुत हाई है। इनमें ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है इसकी। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो किसी भी पानी का जीवन होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन वो है ही नहीं। उनके साथ साथ इनमें फीकल कॉलीफॉर्म जो हमारे इन ह्यूमन एंड एनिमल के मल में पाया जाता है, फीकल कॉलीफॉर्म मल में मतलब पैखाने में जो पाया जाता है, ओके, वो बैक्टीरिया होती है, फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, ओके। वो करोड़ों में है यमुना जी में। ओके, तो ये पानी किसी योग्य नहीं है, और ये एक्चुअली में यमुना जी का पानी है भी नहीं। हाँ, वजीराबाद बैराज के डाउन स्ट्रीम जो आप देख रहे हैं, ये दिल्ली एनसीआर का जो है सिर्फ मलमूत्र और इंडस्ट्रियल वेस्ट बह रहा है इसके आगे और कुछ नहीं। फीकल कॉलीफॉर्म की वजह से हो रहा है। फीकल कॉलीफॉर्म ये होता है कि जैसे हमारे आपके घर से जो वेस्ट वाटर निकलता है, जो सीवेजेस निकलती है, उनका एक हमारे देश की पॉलिसी है कि उनको हमें ट्रीट करके फिर हमें उनको या तो रीयूज किया जाएगा या तो उसको फिर रिलीज किया जाएगा सरफेस वाटर पे, चाहे नदी या तालाब या किसी ड्रेन में। पर हो ये रहा है कि जितना सीवेज हम जनरेट कर रहे हैं उसका बहुत ही कम मात्रा में हम ट्रीट कर पा रहे हैं, बाकी जो है ऐसे बिना ट्रीट किए जा रहा है, जिसकी वजह से यमुना या बाकी नदियों की ये हालत है। क्या दिल्ली में आने के बाद यमुना पॉल्यूट होती है या फिर ये पीछे से ही चलता आ रहा है? देखिए, नदी का पोल्यूशन तो पीछे से ही है यमुना जी का। अगर आप यमुनोत्री में देखेंगे तो यमुनोत्री में यमुना जी की बीओडी जो है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो आपका 1 mg पर लीटर से नीचे है। अगर आप सीपीसीबी की पॉलिसी देखेंगे तो पीने वाले पानी के लिए जो वो होता है, बीओडी होता है, वो 2 mg पर लीटर या उससे नीचे होना चाहिए। अच्छा, वो आप डायरेक्ट वहाँ भी नहीं पी सकते। उसके बाद है कि अगर बीओडी 2 mg पर लीटर या उससे नीचे है तो उसको आप डिसइंफेक्ट करके, मतलब गर्म करके या उसमें क्लोरीन डाल के आप पी सकते हैं। ये एक पॉलिसी है। तो ऐसा पानी है आपको यमुनोत्री में कि पीने योग्य है, जिसको कहते हैं डिसइंफेक्ट करके आप पी सकते, गर्म करके। ऊपर से आ रहा है। हाँ, ऊपर से जो आ रहा है। हरियाणा आते आते वो नहाने के लायक बन जाता है। उनके साथ साथ हरियाणा में बहुत सारे इंडस्ट्री है जिनका प्रॉपर से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा उनके वेस्ट वाटर का, तो वो अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो है वो भी जा रही है यमुना जी में, जिसकी वजह से यमुना में जो हैवी मेटल्स की मात्रा हरियाणा से ही ज़्यादा है। अच्छा, हरियाणा से आना स्टार्ट हो जाता है। हैवी हरियाणा में कहाँ से? हरियाणा में आपको पानीपत, सोनीपत, उसके साथ साथ जो है करनाल, ये सारे जो है इंडस्ट्रियल बेल्ट है। और हरियाणा में अभी देखेंगे कुछ दिन पहले नूह जिले में कैंसर की बहुत सारे पेशेंट्स पाए गए। मतलब नूह जिले में? अच्छा। हाँ, कैंसर क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो है डंप किए जा रहे बिना ट्रीट किए, जिसकी वजह से कैंसर फैल रहा है, और वो पानी जा रहा है आपका यमुना जी में। अब जो है आज से 6 महीने पहले की बात है, मार्च अप्रैल की बात है। मार्च अप्रैल में क्या हुआ था, वजीराबाद बैराज के अप स्ट्रीम पे
के अप स्ट्रीम मतलब यमुना जी ऊपर जहाँ हाँ। साफ है वहाँ की हाँ। बात कर रहा हूँ, हाँ। बुराड़ी में लाखों मछलियां मरी हुई पाई गई। बुराड़ी से जब नीचे आती है पानी, हाँ। नीचे आती है मतलब 8-9 किलोमीटर नीचे आती वजीराबाद, वहां से पानी उठाते हैं हम दिल्ली वाले के पीने के लिए। हाँ। अब सोचिए ऊपर ही मछलियां मर रही है, ऊपर दिल्ली वाले को जो पानी पिला रहे उससे पहले ही इतनी गंदी है कि मछलियां सर्वाइव नहीं कर पा रही है यमुना जी में। अरे बाप रे। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल का कंटामिनेशन है। वजीराबाद बैराज के बाद तो कुछ नहीं बचता, यमुना को रोक लिया जाता है वजीराबाद बैराज के अप स्ट्रीम पे, उसके नीचे जो भी आप देख रहे हैं 90% सिर्फ और सिर्फ वेस्ट वाटर बह रहा है दिल्ली एनसीआर का। अच्छा, मतलब वो ऊपर ही रोक लेते हैं, बाकी जितना भी स्ट्रीम है वो सारा ये वेस्टेज का ही है। या वेस्ट वाटर सिर्फ जो नाम मॉनसून का का, यमुना है। हाँ, जब मॉनसून का समय आता है, जब पानी ऊपर से ज्यादा आते हाँ। तभी आपको यमुना में यमुना का पानी दिखता है। उसके अलावा 2 महीने आप हटा लीजिए, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के आसपास, आधा अक्टूबर, इन महीनों के अलावा कभी भी यमुना में यमुना का पानी नहीं होता है। तो आपने यमुना पे कब से काम करना स्टार्ट किया? आपको कब रियलाइज हुआ कि ये एक ऐसी चीज है जिस पे मुझे आवाज उठानी चाहिए, या ऐसी कौन सी चीज हुई आपकी जिंदगी में कि आपको लगा कि मुझे अब इस पे आवाज उठानी चाहिए और अब इस पे किसी को तो बोलना ही पड़ेगा? देखिए, मैं पहले कैंपेन करता था ऑक्सीजन मास्क लगा के, हाँ। और एक दिन मेरा एक दोस्त था, उन्होंने बोला कि चलो यमुना घूमने चलते, तो मैं कालिंदी कुंज पे पहुंचा। और मैं वहां गया तो मैंने पहली बार, क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो वहां पे ठीक ठाक है हमारे यहाँ तालाब नदियाँ, यमुना में पहुंचा, अब झाग बह रहे थे, तो देख के मुझे शॉक हुआ, क्योंकि मैंने यमुना जी के बारे में किताबों में पढ़ा था कि कृष्ण भगवान की यमुना, कृष्ण भगवान खेला करते थे, बिल्कुल। तो एक इमेज काफ़ी अच्छी थी दिमाग में। बट वहाँ पे देख के काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगा कि ये एक क्राइम कर रहे हैं हम नदियों के साथ, और इनको सही होना पड़ेगा, और इनमें सरकार और सिटीजन्स दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। तो वहाँ से जो है ना, मैं फिर यमुना के लिए काम करना स्टार्ट किया। ये 2019 की बात है लगभग। अच्छा, उससे पहले आपने बताया कि आप मास्क लगा के घूमते थे, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि किस तरीके का मास्क? एक्चुअली में मैं बिहार से यहाँ पे आया था 2007-8 में। अच्छा। हाँ, और मैं यहाँ पे जो है नोएडा में, मेरे पापा सब्जी बेचते, तो मैं यहाँ पे आया, तो मैं भी यहाँ पे सब्जी बेचने लगा नोएडा में अच्छा। फुटपाथ पे। और 2007 में? 2007 से 15 तक मैं सब्जी बेचा करता था। 2007 से 2015 तक आपने 15 तक सब्जी बेची है? जी, ओह। नोएडा में फुटपाथ पे, और अभी भी मेरी सब्जी की दुकान है, मेरे पापा करते। अच्छा। हाँ, और सब्जी की दुकान थी। वहाँ से फिर क्या, 2015 में मैंने एमएनसी ज्वाइन करी, एक अमेरिकन बैंक है, उनमें मैंने काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। और 2015 से 2022 तक मैंने वहाँ पे 7 साल फिर उसमें हमने काम किया। तो उसी दौरान क्या है कि जब मैं सब्जी वगैरह बेचा करता था, तो यह है कि न्यूज़ में आती थी कि नवंबर अक्टूबर के महीने में कि पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया, स्कूलें बंद हो जाती थी 2 महीने, ग्रैप लगा देते थे। तब मुझे लगा कि ये एक ऐसी सिचुएशन की ओर हम बढ़ रहे हैं कि अगर हमने इसके बारे में अब एक्शन नहीं लिया तो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आज तो 2 महीने बंद है, आने वाले समय में ये 12 के 12 महीने बंद हो जाए स्कूल। तो मुझे लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ इंडिविजुअली, क्या हो सकता है मेरे से। तो मैंने एक एनिमेटेड पिक्चर देखा था एक लड़के का हाँ। सोशल मीडिया पे या पेपर में, कि वो एक ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर लगा के चल रहा था। तो मैंने कहा कि अगर मैं ये ग्राउंड पे उतार लोगों को अवेयर करूँ तो हो सकता है कि लोग समझे कि अगर हमने आज जो है, जो हम नुकसान कर रहे हैं प्रकृति का, अगर हम उसको नहीं रोके तो आने वाला टाइम ऐसा होगा कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलेंगे। तो वहाँ से मैंने वो कैंपेन 2017 के आसपास मैंने अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट करी, और फिर जो है 2019 में फिर यमुना का जी। तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेके रोड पे उतर जाते थे कि मतलब लोग अवेयर हो कि एयर पोल्यूशन कितना ज़्यादा, मतलब फ्यूचर हमारा कैसा लगेगा ऐसे? देखिए, एक्चुअली में क्या था, एक डेमोन्स्ट्रेशन था कि हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, कि हाँ। मैंने एक वाटर बॉटल होती है 20 लीटर की, हाँ। उसके अंदर मैंने एक प्लांट डाला था आर्टिफिशियल। अच्छा। हाँ, उसको मैं उससे एक मास्क और पाइप कनेक्ट करके मैं लगा के चलता था, ताकि लोग देख सके विजुअली, वो इम्पैक्ट कर वो विजुअलाइज कर सके कि आने वाला टाइम कैसा हो कैसा सकता है। अगर इसी तरीके से आप जो है पोल्यूशन अगर बढ़ता रहा तो आपको ऑक्सीजन लेके चलना पड़ेगा। तो इस तरीके के कैंपेन था। और वो कैंपेन मैं कैसे करता था, मेरी नाइट शिफ्ट की जॉब थी, रात में मैं जाता था ऑफिस,
क्या कहते हैं 8 बजे के आसपास, मैं सुबह आता था 6 बजे। 6 बजे मैं आता था, 6 बजे फिर मैं घर जाता था और वो सिलेंडर लगाता था। हाँ, 10-11 बजे तक मैं कैंपेन करता था। हाँ। फिर नाइट में मैं ऑफिस और दिन में ये वाला कैंपेन। जब आप ये कैंपेन करते हो, क्योंकि विजुअली बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, अगर आप एक 20 लीटर की बॉटल, फिर उसके अंदर फिर मास्क लेके, मतलब काफी विजुअली बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, तो लोगों का उस पर रिएक्शन कैसा होता था? देखिए बहुत ही अच्छा रिएक्शन, मतलब पॉजिटिव लोग सोचते थे, बोलते थे। और उस कैंपेन का एक सबसे अच्छी बात ये थी कि आपको कुछ बोलना नहीं पड़ रहा था। हम्म, मैं खड़ा हूँ, लोग समझ गए क्या बोल रहा हूँ। हम्म, और दिल्ली एनसीआर जैसे जगह पे आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा अगर आप लोगों को अवेयर करना चाहते। तो वो कैंपेन था, मैं खड़ा था और मैं लोगों को देख रहा हूँ, वो देख के उसके दिमाग में ऐसा हो रहा है कि भाई कहीं गलत तो हम जा रहे हैं। तो उसका विजुअली इतना इम्पैक्ट था। इवन आज भी वो कैंपेन अगर हम कहीं लेके चले जाते तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है कि लोगों को लगता है कि हाँ ऐसा हो जाएगा जिस तरीके से हम आगे जा रहे हैं। तो आपको कभी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मिला कि किसी ने आपको कभी बोला हो कि यहाँ से ये सब हटाओ या कुछ ऐसा? कुछ जगहों पे हुआ, ऐसा कह सकते हैं कि मतलब कि बहुत रेयर होता था ऐसा। ओके। या तो मैं इतना फॉर्चुनेट हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलते थे, लोग अप्रिशिएट करते थे। एक बार तो आर्मी की गाड़ी जा रही थी, मुझे देखा, वो रोक के हाँ। मुझसे हाथ मिलाया और बोल रहे थे कि बहुत अच्छा काम करें, हम लोग आपकी वीडियो देखते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता था कि लोग लोग अप्रिशिएट करते थे जी। तो जैसा कि आपने बताया कि अभी आपकी सब्जी की शॉप है, वेजिटेबल, आप फादर अभी वेजिटेबल शॉप पे बैठते हैं। आप पैसा कमाने के लिए क्या करते हो? देखिए मैं जॉब के बाद तो पैसा कमाने के लिए कुछ भी नहीं करता। अच्छा। और जो भी मेरा काम चल रहा है वो पब्लिक सपोर्ट है, मेरे टीम के बच्चे हैं, उनकी सपोर्ट की वजह से ये सारा चलता है। सपोर्ट, हाँ, सपोर्ट आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए, सपोर्ट मतलब? सपोर्ट मीन्स कि थोड़े थोड़े पैसे वो लोग भेज देते मुझे। अच्छा, आपकी और टीम देती है? बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है मेरा, अच्छा। बहुत मिनिमम में हाँ, हम लोग कैंपेन करते, इवेंट्स करते हैं, कहीं जा रहे हैं तो हाँ। चल जाता है काम। ये बताइए कि हर बार जैसे ये यमुना की याद हमारे दिल्ली वासियों को अक्टूबर नवंबर के आसपास ही क्यों आती? क्या इस समय ज़्यादा पॉल्यूशन होता है? क्या इस समय ऐसी चीज़ है कि कुछ कुछ बढ़ जाता है? ये ज़्यादातर अक्टूबर नवंबर के समय देखता हूँ मैं, ज़्यादा बात होने लगती है इस पे। इसका क्या रीज़न है? देखिए बात ऐसा नहीं कि अक्टूबर नवंबर में पोल्यूशन बढ़ जाता है, पोल्यूशन यमुना जी में हमेशा ही है। अच्छा। पर अक्टूबर नवंबर के मंथ में जो है छठ आ जाती है, हम्म। तो छठ एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। छठ लोग यमुना पे मनाते हैं, तो जिसकी हाँ। वजह से यमुना जी बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है अक्टूबर नवंबर में। आपने अभी देखा होगा 2025 में कितना बड़ा ड्रामा किया गया यमुना जी के नाम पे कि साफ हो गई, अभी झाग बह रहा है। और एक चीज़ आप समझिएगा कि अगर छठ या त्योहार जो हम नदियों पे मना रहे नहीं होती तो हम नदी को याद भी नहीं करते। हम्म। हमें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जो छठ मना रहे हैं या दूसरे त्योहार कर रहे हैं नदी पे जाके। उसकी वजह से आपको राजनीतिक पार्टी कम से कम बात तो कर रही है। अगर ये त्योहार नहीं होते कोई नदी पे नहीं जाता, आम लोग भी नदी पे नहीं जाती। एक तो है कि जो हमारा कल्चर है कि हम बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट से, नेचर से जुड़े हुए हैं, हम्म। तो कहीं न कहीं हमें खींच के वहाँ पे लेके जा रहा है। हम्म। और जब हम देखते हैं तो हमें लगता है यार कुछ तो गलत हो गया है। और एक ये पॉजिटिव बात है, पर बस यहाँ पे लोगों को ये समझना होगा कि नदी जो है पानी के लिए होता है, उनमें कुछ कुछ भी मत डालें आप। अच्छा। आप त्योहार मनाइए, बहुत अच्छी बात है कि नदी की हम पूजा करते हैं, नदी का सम्मान करते हैं, बट नदी में कुछ भी, नदी पानी के लिए। इवन आप अगर एक नदी में एक फूल डालते हैं ना, अब मैं इसकी थोड़ी केमिस्ट्री समझाता हूँ। बिल्कुल। अगर मैंने नदी में फूल डाला, हम्म। अब उस फूल में क्या होगा कि उसको जो है बैक्टीरिया जो है उसको गलाएंगे। हम्म। अब बैक्टीरिया जब उसको डिकम्पोज करेंगे तो, क्योंकि वो जो फूल है या दूध है वो उसके लिए फूड का काम करता है बैक्टीरिया के लिए। हम्म। तो जब वो फूड खाएंगे उसके नंबर्स ग्रो होते हैं। ओके। तो होता ये है कि वो फूड तो खाएंगे, पर वो जो सांस लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, तो जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो उनको चाहिए। हम्म। तो ये होगा कि वो बैक्टीरिया जो पानी में मौजूद मौजूद डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो ऑब्जॉर्ब करेंगे। तो उससे क्या होगा कि पानी का ऑक्सीजन कम होगा और बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। तो नदी में किसी भी प्रकार की वस्तु डालना नदी को मारने के बराबर है। तो आप ये कह रहे हैं कि जब हम यमुना में फूल डाल रहे हैं या दूध डाल रहे हैं, कुछ भी खाने का डाल रहे हैं, क्योंकि हमें तो हमेशा से यही लगता है कि हम जब
यमुना को कुछ भी खाने का या डाल रहे हैं, एक तो बायोडिग्रेडेबल है तो चला जाएगा, दूसरा मछलियों को खाना मिल जाएगा या वहाँ उसके अंदर जो जीव रहते हैं उनको खाना मिल जाएगा। हम तो अच्छा करने के लिए डाल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, अगर आप देखेंगे नदी को देखें, या नदी पहाड़ों से चली आ रही है हम्म, और हम ह्यूमन से कई हजारों करोड़ों साल पहले से नदी बह रही है, मछलियां भी हैं, वो सरवाइव कर रही है। अब देखिए, होता ये है कि अगर आप नदी में कुछ भी डालेंगे, देखिए थोड़ी बहुत मात्रा में पड़ गई तो नदी उसको, और उससे उसको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पर हम देखें कि हमारी कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग अगर रिचुअल्स के नाम पे ये डालने लगे, कि आप देखेंगे जैसा हो रहा है आज के डेट में नदी में, आप देखेंगे आपको बहुत सारे फूल फूल तो डाल डाल ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो है पूजा की सामग्रीज हैं, प्लास्टिक्स हैं, वेस्ट के साथ साथ इंडस्ट्रियल वेस्ट के साथ साथ ये भी डंप कर रहे हैं। तो दोनों कंट्रीब्यूट कर रहा है इसको पोल्यूट करने में। तो एक है कि हमें कुछ भी नहीं डालना है नदी में, अगर आप कुछ भी डाल रहे हैं तो नदी को मारने का ही काम कर रहे हैं। आप प्रयागराज आप गए होंगे, कुंभ में आपने देखा होगा कि लोग फूल तो चढ़ा रहे थे, बट सरकार ने जो है वहां पे कुछ लोग लगा रखे थे फूल निकालने के लिए। अच्छा, वहां पे वो छन्नी से फूल निकाल रहे थे, कारण कि गवर्नमेंट को पता है कि अगर इतने सारे मात्रा में अगर फूल गई तो नदी की जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी, फिर इक्वेटिक लाइफ को नुकसान होगा। तो और ये हमारी पॉलिसी भी है देश की। आप अगर सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि नदी में किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु नहीं डालना चाहिए। अच्छा, आप एक बात सोचिए ना कि अगर नदी में फूल ही बहना होता तो प्रकृति उसमें फूल बहाती ना, उसमें पानी क्यों बहाती? उनमें पानी बह रहा है क्योंकि वो पानी के लिए है। फूल का स्थान पेड़ों पे है, अब आप फूल पेड़ से तोड़ के नदी में डाल रहे। देखिए ये कितना बड़ा क्राइम है कि वो फूल जो था उस पे भौरों का अधिकार था, तितलियों का अधिकार था, उन फूल पे उन छोटे छोटे कीटों का अधिकार था, जो उस फूल से उनको जो भी मिलता है प्रकृति ने उनको दिया है कि ये खा सकते हो आप। आपने उस वो वहां से तोड़ी, अपने रिचुअल्स के लिए आपने नदी में डाल दिया या कहीं और चढ़ा दिया। तो आप सोचिए कि आप प्रकृति को समझ ही नहीं पा रहे। भौरे फूल से शहद बना लेते हैं, सही बात है। तितलियां फूल से रस चूसती हैं। तो हमें समझना पड़ेगा प्रकृति को पूरे तरीके से। आप देखिए प्रकृति क्यों बनी है, हर कुछ का एक काम है, सही बात है। तो वो हमें समझना होगा जी। तो हमारे यहाँ तो यहाँ पे हम देखते हैं कालिंदी कुंज में जब जो घाट है अपना यमुना का, उस पे इतनी झाग होती है, झाग किस चीज की है? सर अगर आप देखोगे, घर में हम लोग जो है डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं। राइट। आप बाल्टी में पानी लिए, डिटर्जेंट डाला, जब आप घोलते हो तो झाग बनती है। अब आपने क्या किया कि आपने अपने कपड़े तो धो लिए, आपने अपने कपड़े धो लिए, बट जब वो पानी आपके घर से निकला, आपके वॉशरूम से निकला, आपके वॉशरूम से निकल के किसी नाले में गई, अब नाले से अगर बिना ट्रीट हुए वो किसी ड्रेन में गई, और ड्रेन से अगर नदी में गई, तो वो झाग जो है वही बन रहा है। ये जो झाग हम देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि इंडस्ट्री से आ रहा है, बट ये इंडस्ट्री का झाग नहीं है, ये हमारे आपके घरों का जो आप डिटर्जेंट, शैम्पू और सोप जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से। तो आप ये कह रहे हैं कि डिटर्जेंट, शैम्पू, सोप या कोई भी ऐसी चीज जो जिससे झाग बनती है, वो दिल्ली के रहने वाले लोगों को छोड़ देनी चाहिए यूज करना? इसका एक ऑल्टरनेट होना चाहिए कि हम लिमिट करें कि डिटर्जेंट में जो है क्या कहते हैं कि सर्फेक्टेंट की मात्रा कितनी % होना चाहिए, फास्फेट की मात्रा कितनी % होना चाहिए। जैसे जापान ने नेचुरल जो है डिटर्जेंट इंट्रोड्यूस किया है ताकि उसकी नदियां गंदी ना हो। उनके साथ साथ है कि चलिए एक जो पॉलिसी सरकार ने बनाई कि हम अपने वेस्ट वाटर को ट्रीट करेंगे। मतलब ऐसा है कि देखिए, अब लोगों को लगता है, बहुत से लोग हम लोगों से सवाल कर लेते हैं, नाला है, गंदा नाला है, वो नदी में नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? देखिए पहली बात आप समझिए, नाला भी गंदा है तो आपको सवाल करना चाहिए। नाले का काम क्या होता है? ड्रेन्स जो है, ड्रेन्स का काम होता है कि जो बरसात का पानी है या सरफेस वाटर है, उसको जो है ड्रेन के जरिए जो है नदी तक ले जाना, ड्रेन का काम ये होता है। अब सोचिए दिल्ली है, दिल्ली में बारिश हुई, अब बारिश में अगर ड्रेन नहीं होगा तो पूरा दिल्ली डूब जाएगा। ड्रेन तो जितना नदी इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट ड्रेन भी होती है कि आपके शहर का जो वाटर लॉगिंग ना हो, आपके शहर में पानी ना जमा हो, उसको लेके जाए। बट ड्रेन गंदी इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें गंदा पानी डाला जाए। गंदा पानी के लिए क्या है पॉलिसी कि गंदा पानी को ट्रीट करके या तो रीयूज करेंगे या ट्रीट करके फिर से ड्रेन या किसी नदी में डालेंगे। अच्छा, तो बेसिकली ये जो
घर पे हम डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं वो जा रहा है एक्चुअली यमुना में, जो हाँ। नहीं जाना चाहिए, एक्चुअली में वो ट्रीट होना चाहिए। जी, वो तो आप ये कह रहे हो कि इसमें ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे रहने वाली जनता की नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम गवर्नमेंट पॉलिसीज की है कि ये पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए। ऑलरेडी पॉलिसी है। अच्छा। वाटर एक्ट में ये है कि अनट्रीटेड वेस्ट वाटर शुड हाँ। नॉट गो इनटू द ड्रेन्स एज वेल एज द रिवर। बट आप देखेंगे कि नदी में जा रही है, हम्म। अनट्रीटेड जा रही है। हम्म। तो वाटर एक्ट के आने के 30-40 साल के बाद भी हम जो है अपने वेस्ट वाटर को ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। पर ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब क्यों, मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा है और वो जा रही है, जब जब पॉलिसी बनी हुई है तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इस चीज पे कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा? क्या इंडस्ट्री वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं या करप्शन बहुत ज्यादा है? रीजन क्या है इसके पीछे का? बात यह है कि हम सीरियस नहीं है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के। हम्म। अभी भी दिल्ली में कह रही है कि जो गवर्नमेंट कहती है कि दिल्ली में टोटल से जो हाउस होल्ड वेस्ट वाटर है वो 792 एमजीडी जनरेट हो रहा है, 792 एमजीडी। पर एक्चुअल में जो है नंबर्स जो है इससे कई गुना ज़्यादा है, इससे डबल नंबर है। 792 एमजीडी आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ से वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है, जिनमें से 700 एमजीडी 764 एमजीडी अभी दिल्ली की ट्रीटमेंट कैपेसिटी है, एमजीडी मतलब मिलियन गैलन पर डे। मिलियन गैलन पर डे। हाँ। ओके। हाँ, तो अब 792 एमजीडी आप करें कैपेसिटी है, आपकी ट्रीटमेंट कैपेसिटी जो है सीवेज की 764 हो चुकी, हाँ। बची हुई तो वही 30-32 एमजीडी के आसपास गैप रह रहा है। तो इतना पोल्यूशन कैसे है यमुना में? सही बात है। इट मीन्स कि अभी भी बहुत सारे जो है अनट्रीटेड वेस्ट वाटर जा रहे हैं उसमें, जिसका हमें पता भी नहीं है। हाँ, जिनका उनको पता है। हाँ। बट अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये खुद से ही झूठ बोल रहे हैं कि अच्छा। हमारी कैपेसिटी। अब देखिए, जो सीवेज जनरेशन होता है वो कैलकुलेट कैसे होता है? वो कैलकुलेट होता है कि वाटर प्रोडक्शन जितना है एक किसी शहर का, उसका 80%। अब दिल्ली का वाटर प्रोडक्शन जो है वो 1000 एमजीडी का है, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट करके दिल्ली वालों को भेजा जाता है हाँ। इस्तेमाल के लिए। 1000 एमजीडी आप भेज रहे हैं टैंकर से या पाइप से, उसका 80% लगभग 800 एमजीडी, 792 ये मानते हैं, ये तो वाटर आप भेज रहे हैं। बट जो वो लगा हुआ, लोग मोटर लगाए हुए घरों में या किसी और सोर्स से पानी ले रहे हैं, उनका तो कैलकुलेशन है ही नहीं इसमें। हाँ। वो भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। हाँ। वो कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि पहले हमें ये ईमानदार होना होगा अपने आप से कि हमारे यहाँ सीवेज कितना है, जनरेट आप कितना कर रहे हैं। आप पहले जानेंगे कि इतना जनरेट कर रहे हैं, फिर आपको उसको ट्रीट करना होगा, उसके हिसाब से फिर आप प्लान कर पाएंगे हमें कितना ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए। आप 792 को सही लेकर बात है। चल रहे हैं। अब एक और चीज में हम लोग अभी एक केस में काम कर रहे हैं, उस केस में कहा गया था कि दिल्ली का जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी होगी, सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी होगी, वो 2023 दिसंबर तक 964.5 एमजीडी हो जाएगी। 2023 तक, 2023 दिसंबर दिसंबर। हाँ। ओके। और हम लोग अभी 2025 नवंबर में नवंबर में। हाँ। 2 साल हो चुके हैं, अभी भी 764 है। अच्छा। 200 एमजीडी जो आपने कहा था कि दिसंबर में 2023 दिसंबर में हो जाएगी, 2025 तक नहीं हुआ है। अभी आप बोल रहे 2027 में होगा। अभी जैसे गवर्नमेंट चेंज हो गई है हम दिल्ली में, अब बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है, क्या इससे कोई ऐसा डिफरेंस आया है, आपने नोटिस किया हो कि यमुना पे कुछ काम ऐसा चल रहा है, कुछ नया हो रहा है? अब देखिए, अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का इंटेंशन अच्छा है। अच्छा। हाँ, इंटेंशन दिख रहा है, बट यही है कि थोड़ा सा जल्दबाजी में है, बहुत जल्दी में है। अच्छा। एक सिंपल सी बात मैं आपको समझाना चाहूँगा, जनता ने कभी आपको टारगेट नहीं दिया कि आप 1 साल में यमुना साफ कर दीजिए या 6 महीने में यमुना साफ कर दीजिए। पर छठ के समय में जो लीडर्स थे आके यमुना पे पानी पी के दिखा रहे, ये बेवकूफ़ी थी। यमुना बोल रहे हैं कि यमुना साफ हो गया, चीफ मिनिस्टर खुद भी आके बता रहे कि यमुना साफ हो गया, पर यमुना साफ तो नहीं हुई। बाद में आप बयान से भी आप मुकर गए। तो ये जो खुद को एक मेंटल टारगेट दे रहे हैं और फिर झूठ बोल रहे हैं, ये इनसे बचना चाहिए। इंटेंशन अच्छा है, आप काम कीजिए, सभी को पता है टाइम लगेगा, 6 महीने साल भर का नहीं है, टाइम लगेगा, आप टाइम लीजिए। और एक सिंपल सी चीज़ समझनी पड़ेगी सरकार को कि आप गवर्नमेंट है और आपको लोग देख रहे हैं, आपको लोग सुन रहे हैं। जब ये कहते हैं कि पानी पीने की बात कहते हैं तो WHO हो या CPCB हो
कोई भी दुनिया की ऐसी एजेंसी नहीं है जो कहेगी कि नदी से सीधे आप पानी पी लीजिए, अच्छा, बिना चाहे वो कितना साफ क्यों ना हो। कितना भी साफ क्यों ना हो, बिना डिसइंफेक्ट किए आप पानी पी ही नहीं सकते। पॉलिसी अगर सरकार की बात करें, लोग पी रहे हैं ये अलग बात है, बट गवर्नमेंट ऐसा नहीं लोगों को इंसिस्ट कर सकते कि बिना ट्रीट किए आप पानी पी लीजिए। अच्छा, इवन उत्तराखंड में भी WTP लगे हुए हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वहां से ट्रीट करके फिर उनको पानी पीने के लिए देते हैं। कारण कि बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनका पता भी नहीं है। जब हम डिसइंफेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, वो बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, जिससे हम वो पीने के लायक बन जाता है। तो सरकार आके कह रही पानी पीने के लायक बना दिए, वो पानी किसी योग्य नहीं है अभी भी। पर एक तो आप देखिए, पॉलिसी ही नहीं पता इनको। आपने पॉलिसी बताई, आप ही उनका मतलब उसको तोड़ रहे हैं, आप ही पब्लिक को मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। अच्छा, तो एक तो ये बात रही। दूसरी बात ये रही कि आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए। बहुत सारे झूठ बोले जा रहे हैं। आप काम कीजिए, सब कोई साथ है, पब्लिक भी साथ है आपकी, आपका इंटेंशन है, हम सब चाहते हैं यमुना साफ हो, बट टाइम लीजिए। जैसे अभी डिफॉर्मिंग चल रही है, बोर्ड चला के आप झाग मिटा रहे हैं, ये सब क्या है, नौटंकी कर रहे हैं। इससे क्या हो डिफॉर्मिंग आप जाएगा? थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, डिफॉर्मिंग मतलब? डिफॉर्मिंग क्या होता है कि जैसे कालिंदी कुंज पे आप भी गए थे, झाग बन रही, हम्म, तो गवर्नमेंट जो है ये 2023 से ही ये हो रहा है। होती ये है कि उसमें क्या करते हैं, डिफॉर्मर होता है एक सिलिकॉन बेस्ड, उसमें वाटर के साथ डाइल्यूट करके वो छिड़काव करते हैं, जिससे क्या होता है कि झाग खत्म हो जाती है। हम्म, तो आप डिफॉर्मिंग किए जा रहे हैं, डिफॉर्मिंग कर रहे हैं, क्या उससे यमुना साफ हो रही है? उससे तो आप झाग मिटा रहे हैं सिर्फ, और डिफॉर्मिंग करने के बाद भी झाग बह रहा है। हाँ, और करोड़ों रुपए टैक्स पेयर्स के पैसे को आप बर्बाद कर रहे हैं। डिफॉर्मिंग में डाल रहे हैं, हाँ। डिफॉर्मिंग होने के बाद भी, कल शाम की गए थे हम, पूरा मतलब 1 किलोमीटर तक झाग दिख रहा है यमुना में। क्या मतलब है, आप वो भी करने में कामयाब नहीं हो पा रहे। तो अगर डिफॉर्मिंग करने के बाद भी झाग बन रहा है तो आप कर क्यों रहे? 15 नवंबर तक होना था इनका, 1 महीने का 12 से 15 तक का था, 15 को खत्म हो गया। उससे पहले भी झाग बन रही थी, फिर से इन्होंने एक्सटेंड कर लिया। क्यों एक्सटेंड कर रहे हो आप? जो मेन हमारा प्रॉब्लम है कि बिना साफ किए अनट्रीटेड वेस्ट वाटर जो आ रहा है, चाहे वो इंडस्ट्री का हो या डोमेस्टिक हो, उनको आप ट्रीट करिए। राइट। तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं ये बोलूं कि आज से कितने टाइम में यमुना को साफ किया जा सकता है, या क्या यमुना साफ कभी हो भी पाएगी? ये मतलब बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक रीजंस भी हैं कि कई लोगों ने ये भी बोला है कि यमुना वापस कभी साफ नहीं हो सकती, और आपने भी बताया कि ऊपर से जब आ रही है वहाँ पे रोक देते हैं और उसके बाद अब सब ये सीवेज का पानी है। तो क्या अगर हम पूरी तरह से कोशिश करें तो क्या यमुना साफ हो पाएगी? देखिए, इस सवाल में एक चीज और जुड़ना पड़ेगा कि यमुना को हम कितना साफ करना चाहते हैं। ओके, साफ का मतलब ये है कि अभी जो कंडीशन है उससे बेहतर हम 100% बना सकते हैं अगर कोशिश करें। मतलब अगर मैं इसको बोलूँ ये 100% है, तो हम आज से 5 साल में कितने परसेंट पे जा सकते हैं आपके हिसाब से? देखिए, अगर हम साइंटिफिकली देखें तो अभी हमारा जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, उनकी पॉलिसी है कि ट्रीटेड वेस्ट वाटर का जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, BOD, वो 10 mg पर लीटर या उससे नीचे होना चाहिए। सपोज कीजिए दिल्ली NCR का सारा वेस्ट वाटर प्रॉपर ट्रीट हो गया, उनकी BOD 10 के नीचे हमने ले आई। हाँ, तो अगर हम BOD 10 के नीचे ले आते हैं, तो अगर BOD 10 वाला पानी यमुना जी में जाएगा तो यमुना जी साफ दिखेगी, झाग भी नहीं दिखेगा, बदबू भी नहीं आएगी, तो BOD 10 होगा। पर ये पानी, ये सफाई जो है देखने के लिए हुआ कि देखने में यमुना जी आपको अच्छी लगेगी, बट नहाने के लायक कभी भी नहीं हुआ है। अच्छा, नहाने के लिए जो पानी है उनकी BOD 3 mg पर लीटर या उससे नीचे होना चाहिए। और 3 mg पर लीटर BOD करने के लिए अभी हमारी पॉलिसी ही नहीं है ट्रीटमेंट की कि इतने BOD पे हम पानी को ट्रीट करें। हमारी 10 की पॉलिसी है कि जो ट्रीट होगा उसकी BOD 10 होनी चाहिए। पहले तो है कि पॉलिसी चेंज होनी होगी, पॉलिसी चेंज होने के बाद ये किया जा सकता है। तो अभी अगर हम कहें कि 5 साल में अगर सरकार ईमानदारी से काम करे और सारा वेस्ट वाटर ट्रीट हो, तो यमुना आपको देखने में अच्छी हो सकती है। पर क्या मछलियां वापस आएंगी? अगर BOD 10 होती है तो उसमें जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन 3-4 होगी, तो मछलियां हो जाएगी, इक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करने लगेंगे। पर ये कहेंगे कि आपकी बहुत साफ हो जाएगा, नहीं है, पर ठीक ठाक रहेगा, नहाने के लायक नहीं होगी। तो अगर आपको मौका दें और आप दिल्ली के CM बन जाएं, तो आप ऐसा क्या करोगे कि ये जो यमुना है या एयर पोल्यूशन है, इसको आप साफ करने के लिए ऐसे क्या स्टेप्स लोगे, वो बताओ।
देखिए, पहली बात तो कि मैं सच में सीएम बनूंगा या मैं सीएम हूँ, ऑपरेट कोई और करेगा। नहीं, मान के चलिए सारे जो डिसीजन है वो भी आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है, तो आप क्या ऐसे स्टेप्स लोगे? हम चाहते हैं कि आप वो बताएं, क्या पता कि ये पॉडकास्ट देख के वो स्टेप्स प्रॉब्ली कोई भी ऐसा ले। मैं बेसिकली जानना चाहता हूँ, अगर आप सीएम होते तो आप क्या स्टेप लेते? देखिए, अगर मैं सीएम होता और मेरे पास पावर सच में होती, मैं कठपुतली नहीं होता, तो मैं सबसे पहला जो काम है ये करता कि जो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बने हुए हैं, मैं उनको देखता कि वो सही से काम क्यों नहीं कर रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपके जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स अच्छा, हैं, वो प्रॉपर काम क्यों नहीं कर रहे, और उन पे हम देखते और बात करते। बात है कि आप सीधा बोल देते ये कर दो। अगर कोई नीचे वाला बंदा नहीं कर पा रहा है, क्या हमने उससे बात किया कि क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या चीजें चाहिए आपको, या हम क्या कर सकते हैं। दिल्ली में ऐसे बहुत से साइंटिस्ट बैठे हुए हैं जो बेहतर काम कर सकते हैं, सरकार उनकी बात ही नहीं सुनते। बहुत से साइंटिस्ट ने हमें कहा, हमने लेटर लिखे हैं सीएमओ को, चीफ मिनिस्टर को, पर उनसे बात नहीं करे, सरकार अपने हिसाब से चल रहे। आप जो एक्सपर्ट्स है, जो साइंटिस्ट है, उनकी बात तो सुनिए। अच्छा, क्या आप उनसे बात कर रहे हैं? तो आप वो सुनते? आ? आप वो सुनते? बिल्कुल, हम उनको सुनते। इवन एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब एक पैदल यात्रा कर रहा था हरिद्वार से लेके ऊपर की ओर, तो वेस्ट मैनेजमेंट के जो वर्कर होते, जो सफाई कर्मचारी, उनसे बात करता हूँ। वो उनसे मैं पूछ रहा था कि वो वहाँ पे क्या करते हैं, वेस्ट को जला देते। मैंने कहा कि आप क्यों जला रही है, तो पॉलिसी के अगेंस्ट है। बोला हमें पता ही नहीं पॉलिसी क्या है, और हमें गाड़ियां भी नहीं दी जा रही कि हम यहाँ से कहीं ट्रांसपोर्ट करें। सही बात है। तो देखिए, समस्याएं किसको पता है? जो ग्राउंड पे काम करने वाले कर रहे हैं। हैं। पॉलिसी मेकर ऊपर पॉलिसी बनाते हैं और ग्राउंड पे काम करने वाले ग्राउंड पे काम करे। इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं। आप बात तो करिए, बात ही नहीं कर रहे हैं आप। कोई प्लांट पे जो है झाग निकल रहा है ट्रीटमेंट के बाद भी, तो उनसे बात करिए क्यों निकल रहा है झाग, क्या चीजें हो सकती है। और एक है कि हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, उनको थोड़ा ईमानदार होगा कि कम खाओ यार, बहुत खा रहे हो। मतलब मुझे समझ, जमीर कहाँ बेच के रखे हुए हैं, ये सीधा सीधा दिख रहा है। 5 लाख का काम 50 लाख में कर रहे हैं। अच्छा, सरकार को बेवकूफ बना रहे हैं। अब पता नहीं सरकार देख पा रही। मैं खुद अभी रिसेंट में चीजें देख रहा हूँ, 5 लाख का काम 50 लाख में किया है उन्होंने। सरकार को पता नहीं, पता है क्या नहीं इन बातों का, और ये अधिकारी के लेवल पे हो रहा है। 5 ऐसे स्टेप बताइए जो अगर आपको सीएम बना दिया जाए तो आप 5 ऐसे क्या स्टेप लेंगे? देखिए, पहला तो स्टेप ये होगा कि जो हमारा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका प्रॉपर 100% यूटिलाइजेशन, जो एसटीपीज है या हमारा जो एमआरएफ सेंटर्स वगैरह बने हुए हैं। ओके, दूसरा स्टेप्स ये होगा कि जितने भी छोटे बड़े जो भी हमारे पास ड्रेन्स हैं, उनको हम मार्किंग करेंगे, उनको नंबर दें कि ये ड्रेन ये है, इससे इतना पानी आ रहा है। इनको कैसे भी करके आप एसपीएस पे ले जाओ और इनको किसी ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ो। ठीक है, ताकि हमें अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर जनरेशन का पता लगे। राइट। हाँ, अब अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर जनरेशन हमें पता लगी, तो उसके हिसाब से हम थर्ड स्टेप ये करेंगे, उसके हिसाब से फिर जो है हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएं। ठीक है, और उनको फिर हम ऑपरेट करें। ये 3 मेजर स्टेप्स हो गए। तीसरा, दूसरा 2 बताया आपने। हाँ, ये थर्ड तो है कि हमें क्वांटिटी बनानी पड़ेगी। थर्ड, उस जितना क्वांटिटी है उस हिसाब से फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हम बनाएं। अच्छा, ओके। हाँ, एंड फोर्थ ये है कि जो ड्रेन्स है दिल्ली के, हाँ, हम ये देखें कि ड्रेन्स में कहीं से जो इलीगल इंडस्ट्री चल रही है, कहाँ पे चल रहा है, कहाँ पे ड्रेन में कौन सा मेटल मिल रहा है या कौन सा इंडस्ट्रियल वेस्ट मिल रहा है, उनको हम ट्रैप करें। और वो जो इंडस्ट्री इलीगल चल रही है, उनको हम लॉक करवाएं, या उनको हम जो है उनको एक जो सरकार फ्रेमवर्क है उनके अंदर लाए। हम नहीं चाहते कि वो इंडस्ट्री बंद हो जाए, बट जो पॉलिसी है, अब इंडस्ट्री का क्या होता है कि आपने इंडस्ट्री लगाई, आपको एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो अब उसके लिए क्या होगा कि कुछ सर्टन रूल्स है कि जैसे मान लीजिए आपके उससे स्मोक निकल रहा है तो आपको मेम्ब्रेन लगाना पड़ेगा, फिल्टर लगाना पड़ेगा। आपके अगर वेस्ट वाटर निकल रहा है तो आपको ईटीपी लगानी होगी, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, वो लगा के रीयूज या ये, तो उसको हम उस फ्रेमवर्क में लाएंगे ताकि इंडस्ट्री भी बंद ना हो और पोल्यूशन भी ना हो। ओके। हाँ,
एंड फिफ्थ है कि हम लोगों को जोड़ेंगे कि आप आइए नदी के किनारे, पूजा पाठ कीजिए, और वेस्ट डिस्पोजल जो है, जो हमारे नदियों किनारे आते हैं, उनके लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाए, ताकि लोगों को ना तो नदी गंदी करनी पड़े और ना ही उसके आस्था पे भी ठेस पहुंचे। इस तरीके का बहुत सारी जगहों पे ऑलरेडी हुआ है ये चीजें, देखी जाए। आपने इस पूरे 5 जी स्टेप्स में आपने वो मशीन्स नहीं बोली जो हमने दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट आते ही हमने कुछ मशीन्स देखी जो यमुना के घाट पे बहुत काम कर रही थी। तो मुझे जानना है, क्योंकि आप यमुना घाट बहुत ज़्यादा विजिट करते हो, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ा? वो मीडिया वालों के लिए वो मशीन, अच्छा वो यमुना जी के लिए नहीं है। अच्छा वो जब भी मीडिया आते तो वो चला देते हैं कि देखो। अच्छा, वैसे नहीं चलता वो? नहीं, वैसे भी चलता है। आप एक बात समझिए, वो मशीन का काम क्या है कि मशीन में सॉलिड वेस्ट जाएंगे जो गिरेगा यमुना जी में, उसको आप जो है उठाएंगे। आप गए यमुना जी में, क्या दिख रहा है आपको? सॉलिड वेस्ट दिखा था यमुना जी में? नहीं। आपको झाग दिख रहा था? झाग उस मशीन से साफ नहीं होने वाले। ओके वो वेस्ट वाटर ट्रीट नहीं करेगा। वो मशीन ये है कि जो सॉलिड वेस्ट है या कुछ गाद है निकालने का, वो निकालेंगे या सॉलिड वेस्ट हटाएंगे। सॉलिड वेस्ट तो है ही नहीं यमुना में, तो मशीन क्यों उतारे हुए? बेवकूफ़ी, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, मनी वेस्ट, सब वेस्ट। बस ये सरकार को एक चीज समझनी पड़ेगी ईमानदारी से कि हमें छिपाना नहीं है। आप छिपाओगे तो वो कैंसर बन जाएगा, और कैंसर ऑलरेडी हो चुका है। यही सरकार ने, पिछली सरकारों ने भी कुछ नहीं किया यमुना के लिए। अच्छा अभी हम लोग बात कर रहे थे, यमुना एक्शन प्लान आई थी 1993 में, 30 साल से ज्यादा हो चुका है। हजारों करोड़ इन्वेस्ट कर दिया आपने। रिजल्ट क्या है हमारा कि 30 साल में यमुना और गंदी हो गई। क्यों गंदी हो गई? क्योंकि हम कभी भी ईमानदार नहीं हुए और आज भी ईमानदार नहीं है, और ईमानदार नहीं बन रहे हैं चीजों के प्रति। इसकी वजह से ये हो रहा है। हर सरकार कहती है ये इंप्रूवमेंट हो रहा है, कहाँ दिख रहा है ग्राउंड पे? कहाँ इंप्रूवमेंट? अब दिखाओ हमें। सही बात। झाग क्यों दिख रही है? आपने एक अकाउंटेबिलिटी जब तक फिक्स नहीं करेंगे हम, तब तक कैसे होगा कि चाहे वो पीछे वाली सरकार के सीएम हो या ये सब करे, यमुना साफ हो गई, झाग बह रहा है। अकाउंटेबिलिटी कौन है? सीएम आके झूठ बोल रहे हैं। आप देखिए, तो मुझे एक लगता है पॉलिटिकल सिस्टम इतना ही नीचे गिर चुका है कि वो कुछ भी बोलेंगे, कोई सवाल नहीं करने वाला। ये तो आपने बताया कि भाई पॉलिटिशियंस कैसे चेंज ला सकते हैं, पर हम दिल्ली के आम नागरिक जो हैं वो क्या कर सकते हैं ऐसा कि यमुना साफ हो या एयर पोल्यूशन कम हो? क्योंकि आप दोनों पे ही काम करते हो, तो मुझे दोनों के लिए बताओ कि हम एज एन सिटीजन, दिल्ली के सिटीजन, हम क्या करें? देखिए सर, हम क्या कर सकते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम सभी लोग जो है घर में नहाते हैं, कपड़े भी धोते हैं, तो कोशिश करें जिसके लिए अफोर्डेबल है, आप नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करें जिनमें जो है केमिकल्स कम हो। आपके घर से जितना कम केमिकल निकलेगा, उतना कम केमिकल जो है यमुना जी में जाएगी, नदियों में जाएगी। उनके साथ साथ ये है कि अब हमें एक आदत सी हो गई है कि जब तक झाग ना बने बॉडी पे, तब तक जो है आपको लगेगा ही नहीं कि आपने नहाया है। सही बात है। तो क्या हमें हर दिन साबुन लगाना जरूरी है? सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन। मैं लास्ट 3 साल से साबुन का इस्तेमाल नहीं किया हूँ, अच्छा बिना साबुन के नहाता हूँ। बहुत सारे नेचुरल है, जो खल्ली होती है, मतलब सरसों जब पीस जाता है तो उसकी जो, तो वो उसमें हल्का सा सरसों तेल लगा के वो भी लगा सकते हैं आप। एलोवेरा का एक पत्ता काट लीजिए, उससे नहा सकते हैं। नेचुरल भी। पहली बात तो आप साबुन लगा रहे हैं, अपने बॉडी पे केमिकल डाल रहे हैं, और नदी में भी केमिकल डाल रहे हैं। तो एक जो माइंडसेट है कि झाग बनेगा बालों में, जब तक शैम्पू लगाएंगे झाग बनेगा तभी होगा, तो इससे हटिए। और अगर आपको लग रहा है कि आदत सी बन गई, तो डेली लगाने की क्या जरूरत? सप्ताह में 1 बार या 2 बार लगा लीजिए। उससे क्या होगा कि वो वो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट ऑफ जो जा रहा है, केमिकल्स जा रहा है, वो कम होगा। ड्रेन में कम जाएगी, उससे यमुना में कम जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर हम किसी भी नदी को साफ करना चाहते हैं, नदी की सफाई का जो जड़ है वो है ड्रेन्स। ड्रेन्स, ओके। हाँ, आपको ड्रेन्स को साफ करना पड़ेगा। अगर आपके ड्रेन साफ नहीं है तो नदी साफ नहीं होने वाली। अब एक चीज डॉट समझिएगा आप कि नदी, ड्रेन और हमारा घर, हमारे घर का पानी जाना चाहिए ट्रीटमेंट प्लांट पे,
वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे, जब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे वहाँ पे ट्रीट होगा, ट्रीट होने के बाद या तो रीयूज होगा या ड्रेन में जाएगा। अगर ट्रीट होके ड्रेन में गिर रहा है तो वो पानी साफ होगा, सही बात है, बारिश का पानी भी साफ होगा। बिल्कुल। अगर वो पानी जा रहा है ड्रेन का यही काम है, तो क्या होगा कि ये नदी साफ रहेगी। पर अगर आपके घर के पास का ड्रेन गंदा है, आप सवाल नहीं कर रहे और आप सोच रहे नदी साफ हो जाएगी, तो कभी नहीं होने वाली। तो सर, चाहे वो हमें अगर कोई पॉलिटिकल लीडर देख रहा है, तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि हमारे आसपास के ड्रेन कितने साफ है। ड्रेन साफ नहीं होंगे तो नदी साफ नहीं होने वाली। दिल्ली में जितने भी ड्रेन हैं, एक भी ड्रेन ऐसा नहीं है जो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो होता है ड्रेन का, उसको मैट कर रहा हो। अच्छा, सारे ड्रेन जो है गंदे हैं। ड्रेन गंदे तो आपकी नदी कैसे साफ हो जाएगी? नहीं होने वाली साफ। तो दिल्ली में एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है और सॉइल पॉल्यूशन भी है। तो क्या हमें दिल्ली में रहना हमारे लिए सही है या हमें दिल्ली छोड़ देना चाहिए? कहाँ जाएंगे छोड़ के, कहाँ पे नहीं है ये बताइए। ओके, आज न कल आप वहाँ जाएंगे, वहाँ भी वही करेंगे। दिल्ली नहीं छोड़ना है, वो आदतों को छोड़ना होगा जिसकी वजह से ये समस्याएं एग्जिस्ट कर रही है। नेचर ने ये समस्या क्रिएट नहीं किया है, हमने किया है। अब देखिए, कोई भी चीज़ में पोल्यूशन क्यों हो रहा है? पोल्यूशन इसलिए हो रहा है जो हमारे काम का जो बाय प्रोडक्ट निकल रहा है। मान लीजिए एयर में पोल्यूशन क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है या कार से जो इफ्लुएंट निकल रहा है वो मिक्स हो रहा है। तो हमें देखना होगा कि हम अपने जो वेस्ट हम जनरेट करें, चाहे वो एयर वाला वेस्ट हो या लिक्विड वेस्ट हो या सॉलिड वेस्ट हो, उनको कैसे कितना ज़्यादा कम कर सके। उनके साथ साथ ये भी है कि उनको हम वो जो फ्रेमवर्क है गवर्नमेंट का, सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है, उसके अंदर कैसे ला सके। अगर जितने भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है या जितने भी इमिशन पॉलिसी है, अगर वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो जाए तो आपको जो है 50% से ज़्यादा पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। जैसे हम नदी साफ करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये हम चाहते हैं कि हम ह्यूमन को, मतलब हम लोगों को नुकसान ना पहुंचे। हम एयर साफ करना चाहते हैं हम अपनी सेहत के लिए। तो क्या ये सही है? पहला सवाल। और हम क्या इतने सेल्फिश हो गए कि हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचा रही है, रादर देन जस्ट हमें। हम हमेशा देखते हैं कि इससे कैंसर हो रहा है, इससे जो है वो हमारी तबीयत खराब हो रही है, तब हम थोड़े बहुत जागरूक हो रहे हैं, वरना ये तो बहुत सालों से हो रहा होगा। क्या आपका क्या विचार है इस बात पे? और देखिए, एक चीज़ हमें समझनी होगी कि हम लोग हर कुछ को ह्यूमन एस्पेक्ट से देख रहे हैं राइट, कि हमारा क्या फ़ायदा है, हमारा क्या नुकसान है। हमें इस चीज़ से ऊपर उठना होगा। नदी को नदी के नज़र से देखिए आप। अच्छा, आप एक चीज़ देखेंगे कि जब बाढ़ आती है तो लोग कहते अरे वो हो गया, मतलब एक तरीके से कहते बहुत नुकसान है। बाढ़ एक्चुअली में है क्या? नदी का एक ज़मीन है, आपने क्या किया, नदी के ज़मीन में घर बना लिया। अब नदी में पानी आई, आपका घर डूब गया, आप कह रहे बाढ़ आ गई। नदी पे आके आप बसे क्यों हैं? अच्छा, नदी की ज़मीन तो छोड़ दो। तो एक चीज़ हमें ये समझना पड़ेगा कि नदी को नदी से तो पूछिए उनको क्या चाहिए। आप नदी को अपने हिसाब से देख रहे हैं कि अच्छा चलो, नदी में हमें पानी पीने की ज़रूरत है, नदी से पानी निकाल लिया, गंदा करके फिर से डाल दिया। नदी अगर जब तक ह्यूमन एक बेनिफिट्स और नुकसान के पर्सपेक्टिव से इन्वायरमेंट को देखेगा, इन्वायरमेंट सही नहीं होने वाली। चाहे कितनी भी पॉलिसीज बना ले, अभी भी जो पॉलिसीज है वो पॉलिसीज ह्यूमन एस्पेक्ट से, आप नेचर के एस्पेक्ट से कोई पॉलिसी ही नहीं बना रहे कि नदी को क्या चाहिए। नदी से तो पूछिए। नदी को हम जानने की कोशिश ही नहीं करते। हम बस देखते हैं कि नदी से हम क्या ले लें, बस हम ले रहे हैं और बर्बाद करते जा रहे हैं। तो एक है कि नेचर को नेचर ही रहने दीजिए, उसको एक वो मत बनाइए कि मतलब अपने ग्रीड के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। जी, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट पे आने के लिए। अब इसी मुहिम को जारी रखने के लिए हमने ना एक चीज़ करते हैं हम अपने हर पॉडकास्ट पे, कि आप नेक्स्ट गेस्ट आप किसको बुलाना चाहोगे? आप क्या चाहोगे कि मेरे सामने कौन आए जिससे मैं बात कर सकूं? आप क्या किसी का नाम लेना चाहोगे? हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की और कोशिश करेंगे कि वो हमारे पॉडकास्ट पे आए। एक हमारे मतलब बुजुर्ग हैं दिल्ली के, अनिल गोस्वामी जी हैं। ओके, मतलब अभी बालापुल्ला नाले के ऊपर काम कर रहे हैं। उनको बुलाइए, बहुत कुछ उनसे भी सीखने के लिए मिलेगा। बहुत ही नॉलेजेबल बंदे।
ठीक है। आप उनसे मुझे कनेक्ट कराइएगा, मैं कोशिश करूँगा जी, जी। कि अगले कुछ पॉडकास्ट में उनको लाने की कोशिश करूँ। जी। बट थैंक यू सो मच, आज बहुत मज़ा आया आपसे बात करके एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू। तो भाई ये आईपीसी की तरफ से आपको है, ये प्लास्टिक के वेस्ट से बनाया गया है ये पूरा गमला, ये मेरी तरफ से आपको थैंक यू।